नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न ऑन यूट्यूब चैनल पर। ये केस स्टडी का सेकंड एग्जांपल है, उसका सेकंड वीडियो है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, केस स्टडी है जो पार्ट 2 पेपर 2 में भी पार्ट 2 में पूछा जाता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए C1 C2 के केस में पूछा जाता है पेपर 2 पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसमें कहने की बड़ी बड़ी बात तो यही है कि सारी चीजें लिखी हुई होती है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ड्राफ्ट कैसे करना है पेटेंट को। और ड्राफ्ट करने के लिए 9 सिंपल से स्टेप हैं जो मैंने ऑलरेडी केस स्टडी 2 के फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। ये पार्ट नंबर 2। आप जरूर से ऊपर जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना, उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद में ये वीडियो को देखिएगा, वरना ये वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने इतना ही बताया था कि कोई भी एक जो पेटेंट होती है पूरी, वो ड्राफ्ट करने के लिए 9 चीजें जरूरी है। एक तो टाइटल, दूसरा होता है फील्ड ऑफ इन्वेंशन, तीसरा होता है वहां पर क्या बैकग्राउंड, चौथा होता है ऑब्जेक्टिव, पांचवा होता है ऑब्जेक्टिव के बाद समरी, सिक्स्थ आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सेवंथ आता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, एट्थ आता है क्लेम एंड नाइन्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट। अब यही सारी चीजें कि क्लेम कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, और ये जो भी चीजें हैं उस किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको ये वीडियोस देखना है। मैंने पर्टिकुलरली केस स्टडी 2 के अंदर जो बताया ना, वो इसी तरीके से बताया है कि आपको जैसे ही डेटा आपके सामने आएगा तो आपको सारी चीजें पता हो जाएगी, चाहे आपको वो डेटा समझ में आए या ना आए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डेटा आपके सामने आएगा तो आप पूरी पैटर्न लिख पाएंगे, चाहे आपको डेटा समझ में आए या ना आए। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। देखिए, समझनी जरूरी नहीं है कि आप डेटा को समझ पाए, और एज बीइंग अ पेटेंट एजेंट हमें कोई साइंटिफिक टिप्पणी नहीं करनी है। जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, कल सुबह हम पेटेंट एजेंट बन जाते हैं, मैं तो बन गया हूं, तो हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसको मुझे साइंटिफिक टिप्पणी नहीं करनी है। हमें सिर्फ उसको इतना बताना है कि आपका पेटेंट इस तरीके से ड्राफ्ट होगा, ये 9 चीजों से ड्राफ्ट होगा, इंडियन पेटेंट में पेटेंट ऑफिस में ड्राफ्ट होगा। और उसको कैसे बताना है, पहले वाले वीडियो में टाइटल आ गया था, फील्ड ऑफ इन्वेंशन आ गया था एंड बैकग्राउंड आ गया था। बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लू कलर से कंटिन्यू है, ये बैकग्राउंड है। टाइटल पहले ही 2 लाइन में मिल जाता है। फील्ड ऑफ इन्वेंशन के लिए दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू करके जो पैराग्राफ होता है वो आता है, एंड बैकग्राउंड यानी पुराने वाले प्रायर आर्ट में क्या डिसएडवांटेज है वो बताया जाता है। बाद में आता है ऑब्जेक्टिव कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेंशन है वो किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। तो अगर उसको देखेंगे ना, ग्रीन कलर में मैंने ये पूरा टिक करके रखा है, वो पर्टिकुलर चीज आपको बताएगी कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से ये इन्वेंशन वर्क कर रहा है। ओके, उसके बाद में आती है, देखिए यहाँ पर जो मैंने ऑरेंज कलर लगाया है वो पर्टिकुलर किसके लिए है। आप प्लीज ये वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए इसको, और बाद में कमेंट कीजिए कि ये किसके लिए होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्राइजिंग वर्ड आ रहा है। कंप्राइजिंग वर्ड का 2 ही मीनिंग हो सकता है। एक होता है कि ये जैसे ही आपको ये कंप्राइजिंग वर्ड मिले ना, या फिर फिगर में जो भी चीज दी गई है, सारे पार्ट कहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज मिले ना, तो वो एक तो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा और दूसरा वो समरी में आएगा। हालांकि समरी एब्स्ट्रैक्ट से बड़ी होती है, समरी एब्स्ट्रैक्ट से बड़ी होती है, तो समरी में हम डिटेल में और भी बात कर सकते हैं, मगर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर तो ये जो 1 2 3 4 5 जो लिखे हुए हैं ना फिगर में, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक पंप भी है, तो सारी चीजें मिलाकर जो भी चीज बनती है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बता देना है कि ये फॉलोइंग दिस इज दी लिक्विड कलेक्शन डिवाइस फॉर प्रिंटिंग डिवाइसेस, एंड उसके अंदर ये 1 ये है, 2 ये है, यानी वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट कंप्राइजेस ऑल दिस पार्ट्स, ऐसा हमें बताना है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट बनेगा आपका, और साथ में समरी भी यहाँ से ही स्टार्ट होगी। समरी के लिए भी फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, कंप्राइजिंग, फिर उसको डिटेल में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं उसमें ध्यान देने जैसी चीज क्या है, देखिए अब मैंने आपको ये सारी चीजें तो बता दी। टाइटल कैसे लिखना है, अगर पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। फील्ड ऑफ इन्वेंशन कैसे लिखना है, रिलेट्स टू वाला पार्ट लिखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर बैकग्राउंड, पुराने वाले में क्या डिसएडवांटेज थे वो, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या एडवांटेज है वो। अब मैंने आपको और आगे बताने वाला हूं
पहले मैंने बताया क्या दिया है, समरी भी बता दी और एब्स्ट्रैक्ट भी बता दिया, इतना चीजें बता दिया। अब यहां से ये पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपको क्या निकालना है और कैसे जल्दी जल्दी आप निकाल पाएंगे। देखिए यहां से है ना 0.221 माइक्रोन, ये एक डेटा आ रहा है। किसका डेटा है? द पोर डायमीटर में बी इन दी रेंज ऑफ 0.221 माइक्रोन। अब ये जिसका भी पोर डायमीटर है उसमें बड़ी वाली रेंज कौन सी है? 1 माइक्रोन। इसको याद रखिएगा, 1 माइक्रोन बड़ी वाली रेंज है। तो इसमें से दो क्लेम्स बनेंगे। कैसे दो क्लेम्स बनेंगे आपको अभी दिखा देता हूं, मगर 1 माइक्रोन को याद रखिएगा कि पोर डायमीटर 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन का पूरा एक क्लेम बनेगा और उसके डिटेल में हम लिखेंगे 0.221 माइक्रोन, यानी दो क्लेम्स यहां से बन जाएंगे। तो एक तो कंप्राइजिंग वाला इंडिपेंडेंट क्लेम बन गया, एक यहां से दो क्लेम्स बन गए, एक होता है 0.1 यानी 1 माइक्रोन तक और दूसरा होगा 0.221 माइक्रोन तक। ये है ना शॉर्ट ट्रिक्स, या इसे कह सकते हैं स्मार्ट मैनर में हम अपने क्लेम्स को लिख रहे हैं पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ये स्मार्ट ट्रिक्स है, स्मार्ट ट्रिक्स, ओके, इसको याद रखिएगा। और बाकी का तो आपको पता ही है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ फिगर की डिटेल आती है और डिटेल डिस्क्रिप्शन में फिगर में हर एक चीज एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होती है उसकी डिटेल आती है। आगे बढ़ते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट ही करना है डिटेल डिस्क्रिप्शन में और कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें डिटेल डिस्क्रिप्शन में ही आएगी। और ये देखिए ये आ गया फिगर 1, यहां से जो भी चीज लिखी हुई है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आएगी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में सिर्फ फिगर और उसका टाइटल और उसके साथ में उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो कहां पर लिखी होगी, वो लिखी जाएगी डिटेल डिस्क्रिप्शन में। अब इसके आंसर के वहां पर आते हैं ताकि हमें पता चले कि जो मैं बोल रहा हूं वो चीज सही में हो रही कि नहीं हो रही है। और आप ये पूरा केस स्टडी पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ने के लिए ये केस स्टडी नहीं रखा है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स देने के लिए ये केस स्टडी रखा है। आई होप कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो मैं डिटेल में बना सकता हूं। देखिए यहाँ पर कंप्राइजिंग वाली जो आपको मैंने कही थी ना वो लाइन, वहां से पहला क्लेम बन चुका है। अब दूसरे क्लेम में देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1 माइक्रोन और लेस। देखिए 1 माइक्रोन और लेस, मैंने आपको कहा था ना दूसरा क्लेम यहां से बन जाएगा 1 माइक्रोन और लेस, जो भी चीज है उसका। अब 1 माइक्रोन यानी अपर लिमिट को लिया, अब लोअर लिमिट को भी लेंगे क्लेम नंबर 3 के अंदर। देखिए क्लेम 3 में क्या लिखा हुआ है 0.221 माइक्रोन। तो ऐसे ही अगर कोई रेंज लिखी हुई हो तो उसकी बड़ी रेंज को पहले वाले क्लेम में लेते हैं और फिर उससे छोटी रेंज को नेक्स्ट क्लेम में लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 क्लेम्स तो डिफाइन कर लिए। बाकी के क्लेम्स के आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, बट इस वीडियो को यहाँ पर ही देख के खत्म कीजिए और साथ में 1-2 और केस स्टडीज का प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, पहले भी मैंने आपको 2-3 टिप दे के रखी है, उसको भी रिवाइज करूंगा, मगर इस वीडियो के साथ मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मिनट में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन 20 मिनट में पढ़ना भी है और लिखना भी है। यानी लिखने के लिए आपके पास ओनली एंड ओनली 10 मिनट्स अवेलेबल है, 10 मिनट में आपको लिख देना है। और 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है पूरा ड्राफ्टिंग, 20 मार्क्स के ड्राफ्टिंग में क्या होता है, सिर्फ टाइटल लिखना होता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है और क्लेम्स लिखने होते हैं, तो उसमें 10 मिनट काफी है। बट जब 30 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसके लिए आप 20 मिनट्स ले सकते हो लिखने के लिए। और 5 मार्क्स के जो केस स्टडीज आते हैं ना, उसको 5 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने बहुत बरसों से लिखने की कोशिश नहीं की है तो माइंड वेल, आपके हाथ कंपने लगेंगे जब आप लिखना चाहोगे। तो अगर आपने प्रैक्टिस किए बगैर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की पेपर 2 देने के लिए गए तो आप लिख नहीं पाओगे पेपर, भले ही आपको पूरा का पूरा पेपर आता है तो भी। तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा, आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर 2 का स्कोर आएगा। पेपर 2 इजी है मगर लेंथी है। अगर लेंथी है इन टर्म्स ऑफ कि दिमाग ज्यादा आंसर दे रहा है मगर हाथ लिखने के लिए मजबूर है, क्योंकि हाथों ने 5 बरस से कुछ लिखा ही नहीं है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि आप 5 केस स्टडीज को लिख लें अपने हाथों से, ताकि आपको जब भी ऐसी केस स्टडीज लिखने के बारे में बात आए तो आपके हाथों में वो दर्द महसूस ना हो, वही पेन हो जो आप हर रोज यूज कर रहे हो, वही माहौल हो जो आप डेली बेसिस पे लिख रहे हो। हाथ को कभी ऐसा ना लगे
कि मैं अब लिख नहीं सकता हूँ, ये चीज आपके साथ ना हो और बार बार कराइयों को मोड़ना ना पड़े आपको पेपर 2 एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रिटर्न प्रैक्टिस करते रहिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करनी है? एटलीस्ट आपको 15 to 20 केस स्टडीज लिखने हैं और साथ साथ में 5 पेटेंट्स को लिखनी है। बस इतना लिख लिया डेली बेसिस पे, एक कर लिया आज से, तो भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो उसमें आप ज्यादा केस स्टडीज एक दिन में ले सकते हैं और ज्यादा पेटेंट्स एक दिन में ड्राफ्ट कर सकते हैं। बस इतना हाथों को प्रैक्टिस करवाइए रखिएगा और आंसर देते रहिएगा। पेपर 1 खत्म होने के बाद पेपर 1 के बारे में डिस्कशन नहीं करना है ड्यूरिंग द लंच टाइम। दोनों पेपर एक साथ में रहेंगे, पहला पेपर खत्म होगा, उसके बाद में 1-2 घंटे में दूसरा पेपर स्टार्ट होगा। और दूसरे पेपर के अंदर जब भी ऐसी केस स्टडी हो तो ये जो फिगर्स होती है ना, वो आपको रफ वर्क में बना देनी है और उसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन समझ में भी आ जाएगा। और क्लेम्स लिखने के वक्त पे या फिर पूरा पेटेंट लिखने के वक्त पे क्या क्या चीजें देखनी है वो तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और चीजें जो भी आपको नहीं समझ में आ रही है, जहां पर भी डिफिकल्टी लग रही थी, उसके बारे में मैंने एड्रेस किया होगा ऐसा लगा होगा। फिर भी मेरे से अगर कोई भी क्षति रह गई हो या अच्छा ना लगा हो आपको, तो प्लीज मुझे कैसे इंप्रूव करना चाहिए उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।